नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसमें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मोरालिटी जो होती है नैतिकता कहते किसे हैं। तो नैतिकता जो है समाज में जो भी नियम और कानून जो समाज में बनाए गए हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है उनका निर्णय लेना ही नैतिकता होती है। और नैतिकता के बारे में बहुत से मत हैं जिनमें से कुछ को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या कहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं नैतिक शिक्षा को व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार मानते थे। इनके विचार से नैतिकता सद्गुणों का समन्वय मात्र नहीं है और बल्कि यह एक व्यापक गुण है तथा इसका प्रभाव जो होता है नैतिकता का मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों पर होता है। मतलब उसके जो भी वो कार्य कर रहा है उस पर प्रभाव पड़ता है और इस नैतिकता का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर भी पड़ता है, ये इनका मानना था। और मालवीय दूसरे जो हैं मदन मोहन मालवीय जी हैं, उनका मानना था कि नैतिकता जो है मनुष्य की उन्नति का मूल आधार है। मतलब बिना नैतिकता के कोई भी मनुष्य विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता है। उनका किसी भी मनुष्य के उन्नति का जो मूल आधार है उसको इन्होंने नैतिकता ही माना है। इनके अनुसार नैतिकता से रहित व्यक्ति पशुओं से भी निकृष्ट है। मतलब नैतिकता इनके अनुसार जिस व्यक्ति में नैतिकता नहीं है वो पशु से भी निम्न कोटि का है। अर्थात इनके अनुसार नैतिकता हमारा व्यापक गुण है जिसे हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये है नैतिकता के बारे में अलग अलग लोगों के राय। तो अब हम बात करेंगे जो कि मोरालिटी तो हमने देख लिया है, अब हम बात करेंगे जो है डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। किसी भी बच्चे की मोरालिटी कैसे डेवलप होगी। तो जैसा कि कोहलबर्ग भी कहते हैं और हम लोग जानते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तथा वो कुछ 2-4 साल में बच्चे के प्रारंभिक एज में उसमें मोरालिटी होती नहीं है, मोरालिटी शून्य होगी। तो बच्चा मोरालिटी जो है वो बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है, माँ बाप से सीखेगा या अपने इन्वायरमेंट से या अपने दोस्तों से सीखता है। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, कोई भी बच्चा है वो अपने यहाँ देख रहा है अपने घर में कि मतलब जो उसके माता पिता हैं वो उसके दादाजी का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं कि जब मान लीजिए खाना बना है रात में और वो खाना तब उसके माता पिता तभी खाना खाते हैं जब उसके दादाजी खाना खा लेते हैं। तो ये उनसे वो देख रहा है और वो सीख रहा है नैतिकता क्या सही है समाज में क्या गलत है। और वो देखता है कि उसके जो बड़े भाई बहन हैं वो अपने उसके पिताजी की सभी बातों का पालन करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो वो ये सब देख रहा है और एक्वायर कर रहा है तो वो उनसे नैतिकता धीरे धीरे सीख रहा है। अगर उसके माँ बाप ही नैतिकता उनके अंदर माँ बाप के अंदर अगर नैतिकता नहीं होगी तो बच्चा भी नैतिक नहीं हो सकता। तो इसलिए और जबकि कोहलबर्ग तो मानते हैं कि नैतिकता सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों से मिलती है। तो बच्चा दोस्त जिस ग्रुप में रहता है उसमें भी बहुत बहुत प्रकार के बच्चे रहते हैं तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी, क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग घर से आएंगे तो उनके माता पिता का अलग व्यक्तित्व होगा तो वो अपना अलग उनका सोच होगा तो वो उनसे वो एक्वायर करके आते हैं। तो वो इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों का प्रभाव ज़्यादा है नैतिकता पर। तो अब हम देखेंगे कि मोरल डिलेमा क्या है, जिसे नैतिक दुविधा भी कहते हैं। तो मोरल डिलेमा एक ऐसी कंडीशन होती है जब व्यक्ति के सामने बहुत से ऑप्शन होते हैं और उनमें से क्या सही है क्या गलत है कि दुविधा उसके सामने हो, उसे ही मोरल डिलेमा कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है जो अपने मतलब एक लड़का है वो अपने माँ और अपनी पत्नी के साथ नाव में है। अब नाव नदी के बीच में है। अब ज़्यादा भार होने से नदी में नाव पर ज़्यादा भार होने से नाव डूब जाएगी। तो अब उसके पास 3 ऑप्शन है,
या तो वो अपने पत्नी को धक्का दे दे नदी में, या तो अपनी माँ को धक्का दे दे, या वो खुद नदी में कूद जाए। अब उसके पास ये 3 ऑप्शन है। अब वो उसके सामने यही दुविधा है कि वो इन तीनों में से करे क्या। अब वो जो भी करेगा उसका नुकसान तो होना तय है, इस कि चाहे वो जो भी करेगा, वो अपने कूद कूद जाए या अपनी पत्नी को धक्का दे दे या अपनी माँ को धक्का दे, नुकसान उसका होना है। तो मोरल डिलेमा में नुकसान तो फिक्स होता है, वो होना है। अब वही जो उसके सामने जो दुविधा है कि उसमें वो क्या चूज करे, कि मतलब कौन सा ऑप्शन वो चूज करे जिसमें उसे सबसे कम नुकसान हो, वही होता है मोरल डिलेमा। अब जब वो चूज कर लेगा, अब जब वो चूज कर लेगा कि मतलब मुझे करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वो सोचेगा और उसमें एक चूज कर लेगा, वही होता है मोरल रीजनिंग। जिसमें से वो जब सामने कई ऑप्शन हो और उसमें दुविधा हो, तो उनमें से सबसे कम जो नुकसान हो उस ऑप्शन को चुनना ही मोरल रीजनिंग होती है, यानी नैतिक तर्कणा इसे कहते हैं। और अब आइए इसी पे एक देखते हैं कि जो कोलबर्ग है, इन्होंने अपने प्रयोगों में जो कई कहानियाँ बताई, उनमें से एक कहानियाँ हैं कि एक यूरोप की महिला थी जो कि बहुत ही बीमार थी, और वो उसके पति का नाम हेंज था। हेंज अब हेंज जो है कि उसकी पत्नी बीमार थी। अब हेंज को चाहिए थी दवाई, और वो जो दवाई चाहिए थी वो केवल उस मतलब वह उस शहर के एक ही केमिस्ट के पास थी जिसने उस दवा की खोज की थी। अब हेंज उसके पास जाता है। अब वो दवा मांगता है, तो वो उस जो दवा की लागत थी उससे 2 गुना से भी अधिक वो हेंज से मांगता है कि इतने पैसे दोगे तभी मैं तुम्हें दूंगा। अब हेंज के पास ऑप्शन नहीं होते हैं, उसके पास जितने पैसे होते हैं वो लेके जाता है। वो कहता है कि ये आप रख लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए, मैं बाद में धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन वो मानता नहीं है, कहता है कि मैंने दवा की खोज की है तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो ऐसे मैं फ्री में देने के लिए तो खोज किया नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, जितने पैसे हैं मेरे पास, कम से कम उतनी दवा दे दीजिए, बाकी मैं बाद में आके लेता हूँ। लेकिन वो जो दो केमिस्ट होता है वो उस बात पे भी नहीं मानता है। तो उसके पास अब ये दुविधा है, 2 दुविधा है, या तो वो हेन जाए वापस पैसा इकट्ठा करे, लेकिन जब तक वो इकट्ठा करेगा तब तो उसकी पत्नी मर जाएगी, या फिर वो दूसरा ऑप्शन चोरी करे। तो जो हेंज है वो जाता नहीं है, वो वहीं एक सामने जाके बैठ जाता है और वो इंतज़ार करता है कि ये केमिस्ट कब जाएगा घर। तो जब केमिस्ट दुकान बंद करके घर जाता है तो वो आता है, हेंज आता है और वो ताला तोड़ता है और दवा लेके चला जाता है। अब जो उसके सामने दुविधा थी कि वो घर चला जाए या चोरी करे, वो दुविधा ही मोरल डिलेमा कहलाएगी। अब उन दोनों में से उसने एक को चूज किया, क्योंकि वो अगर दूसरा चूज करता कि मतलब वो चला जाए फिर पैसा इकट्ठा करे, तब तो उसकी पत्नी मर जाती। तो इसने जो उसमें सबसे कम नुकसान उसका है कि उसने चोरी कर लिया, और ये जो ऑप्शन उसने चूज किया इसी को ही मोरल रीजनिंग कहते हैं। तो ये उनकी एक कहानी थी जो यही थी। अब हम बात करेंगे, कोलबर्ग ने जो है एज के अनुसार जो है मोरालिटी को बांटा है। तो बात करते हैं कि पहले इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटे हैं, उसके बाद इन स्टेजेस के भी सब स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है प्री एडोलसेंट, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहा है इन्होंने, जो कि 10 से 12 वर्ष के बच्चों में होती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है इसमें जो मोरालिटी होती है बच्चे में प्री कन्वेंशनल स्टेज में, वो मोरालिटी जो होती है वो 0 होती है। इसमें बच्चे में कोई भी मोरालिटी नहीं होगी, मतलब इसमें गलत सही गलत का इसे कोई ज्ञान नहीं होता है। और इसको भी इन्होंने 2 स्टेजेस में बांटे हैं, जिसे कहते हैं कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पहला सब स्टेज, और दूसरा जो है म्यूचुअल एक्सचेंज, या इसे कहते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। और जो इनका दूसरा स्टेज है कन्वेंशनल या एडोलसेंट्स
जो कि 12 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए होती है। इसमें जो मोरालिटी होती है, मोरालिटी इसमें होती है सोशियल, इसमें सोशियल मोरालिटी होती है, सोशियल का मतलब होता है कि जो भी समाज को, जो समाज सही मानता है या जो गलत मानता है, वो उस हिसाब से बच्चा वो भी मानता है। तो इसमें मोरालिटी सोशियल होती है। और जो इसको भी इन्होंने 2 सब स्टेजेस में बांटे हैं, और वो 2 सब स्टेजेस जो हैं, एक तो इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशन माना है जिसे कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज कहते हैं, और दूसरा जो है सोशल सिस्टम या लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, दूसरी स्टेज है जो सब स्टेज है। और इनकी तीसरी जो है स्टेज है पोस्ट एडोलसेंस या पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि 14 से 16 वर्ष के बच्चों में होती है। और इसमें जो मोरालिटी होती है वो सेल्फ होती है, सेल्फ मोरालिटी सेल्फ होती है। तो सेल्फ का मतलब क्या होता है, इसमें मतलब बच्चा समाज में क्या सही है क्या गलत है वो समाज के नियमों को नहीं मानेगा, वो उसके जो खुद के अनुभव एक्सपीरियंस हैं उस हिसाब पे वो फैसला लेगा, वो यही होती है। इसलिए इसको सेल्फ, यहाँ पे मोरालिटी सेल्फ कहा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम ये जो तीनों स्टेजेस और सब स्टेजेस हैं इस पे हम डिटेल से बातें करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।